स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी विष के दांत। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, कहानी निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उनका भाषण का अंश और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। आज हम लोग विष के दांत देखेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेखक बताते हैं कि काली रंग की चमचमाती कार खरीदी है सेन साहब ने। नई है, एकदम चमक रही है और इतनी चमक रही है, ऐसी चमक रही है, चाहो तो उसमें अपना चेहरा देख लो। नई है, लगभग 7,500 रुपए में इस कार को खरीदा गया है। कार बरसाती में पड़ी हुई इतनी सुंदर लग रही है और इतनी ज्यादा आकर्षक लग रही है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई कोयल है जो अपने घोंसले से उड़ने के लिए क्या है, आतुर है, अपने घोंसले से उड़ने के लिए बेचैन है। यानी कोयल की तरह लग रही है कौन, कार। और सेन दंपत्ति ने जो है, सेन पति पत्नी ने ड्राइवर को या घर के नौकरों को स्पष्ट रूप से हिदायत दे रखा है कि ध्यान देना, इस गाड़ी के आसपास कोई खोखा खोखी, खोखा मतलब लड़का और खोखी मतलब लड़की, कोई खोखा खोखी जो है इस गाड़ी के आसपास भटकना नहीं चाहिए। सही बात है भाई, गाड़ी गंदी हो जाएगी। और इनके यहाँ घर में 5-5 बेटियां हैं, लेकिन पांचों बेटियों से गाड़ी की शानो शौकत को कोई खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि 5 बेटियां हैं जरूर, लेकिन पांचों बेटियां जो हैं तमीज और तहजीब की ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जिसका लोहा मानते हैं लोग। घर में 5 बेटियां हैं, लेकिन कभी किसी ने हल्ला गुल्ला करते हुए चिल्लाते नहीं सुना। हंसती भी ऐसी हैं, केवल मुस्कुराती हैं, जिसको देखकर बड़ी बड़ी तारिकाएं नायिकाएं भी क्या हो जाएं, शर्मा जाएं। लोग अचंभित होते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। लोग क्या कहते हैं, बेटियां नहीं हैं, कठपुतलियां हैं। अर्थात माँ बाप के इशारों पर चलती हैं। और सेन दंपत्ति को अपनी बेटियों के इस स्वभाव पर क्या है, गर्व है। क्योंकि सेन दंपत्ति ने जो है अपनी 5 बेटियों को, 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों को ये स्पष्ट रूप से सिखा रखा है कि क्या क्या नहीं करना है। भले ही बेटियों को ये पता हो न पता हो कि क्या क्या करना है, ये अच्छी तरह पता है कि क्या क्या नहीं करना है। अक्सर जो लोग सेन साहब के घर आते हैं, वे अपने बच्चों को देखते हुए उदाहरण देते हैं किसका, सेन साहब की बेटियों का। देखो, एक तुम लोग हो जो दूसरों के घर भी जाओ तो फूल का गमला नहीं तोड़ो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता है। अपने घर का तो बात छोड़ो, और एक सेन साहब की 5 बेटियां हैं। देखो कितना अंतर है तुम में और इनमें। इस तरह के उदाहरण दिया जाता था। लेकिन जब इनके घर में इनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा काशू, इनके बेटे का जन्म हुआ काशू, तो सेन परिवार का नियम ही एकदम से बदल गया। क्यों भाई, बदले क्यों नहीं? जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि खोखा जो है अकेला था और 5 बेटियों के बाद उसका जन्म हुआ था, तो निश्चित तौर पर घर में जो है उसका मान सम्मान और घर में उसका वैल्यू ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि सेन दंपत्ति भले ही खुद को बूढ़े माने अन्यथा ना माने, लेकिन उनकी उम्र ढल चुकी थी और खोखा का जन्म लगभग उस उम्र में हुआ था, लगभग उस समय में हुआ था जब सेन दंपत्ति ने उम्मीद छोड़ दिया था कि हमको अब कोई संतान नहीं होगी। जब ऐसी परिस्थिति में खोखा का जन्म हुआ तो खोखा के लिए यानी काशू के लिए, काशू का ही उपनाम है खोखा, खोखा यानी बच्चा, बाबू। तो खोखा का जब इस परिस्थिति में जन्म हुआ तो घर के सारे नियम खोखा के लिए क्या हो गए, बदल गए। बेटियां समय पे खेलती, समय पे खाती, समय पे पढ़ती, किसी प्रकार की कोई उछल कूद नहीं करती, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करती, समय पे खेलती थी, क्योंकि सेन दंपत्ति ने बताया था कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, अच्छा है। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं। खोखा घर के सभी नियमों का अपवाद था, घर के सभी बातों का अपवाद था, उसके ऊपर घर का कोई नियम कानून लागू नहीं होता था। खोखा इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि घर में अगर किसी प्रकार का तोड़ फोड़ मचा दे, कोई सामान को तोड़ दे, तो किसी की ये मजाल नहीं कि पलट के उसको मार दे। उल्टे अगर कोई सामान तोड़ दिया, मान के चलिए घड़ी तोड़ दिया, फोटो का फ्रेम तोड़ दिया या किसी सामान की तोड़ फोड़ कर दी, तो सेन दंपत्ति उसका फिट थपथपाते थे ये कहकर
कि जब घड़ी चल रही थी तो इसके अंदर जिज्ञासा जग रही थी कि आखिर ये घड़ी घूमती कैसे है। इसी जिज्ञासा को जो है मिटाने के लिए बच्चे ने इस घड़ी को क्या किया है, तोड़ा है। अर्थात इसके अंदर आज से ही जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, आज से ही इसके अंदर इंजीनियर का लक्षण दिखाई देने लगा है। ये सब कह के उसका पीठ थपथपाया जाता था। घर में 5 बेटियां हैं, नौकर हैं, ड्राइवर है, सेन दंपत्ति खुद भी हैं, लेकिन खोखा जो है किसी से न डरता था और घर में किसी का ये हैसियत नहीं था कि खोखा के बात को न कह दे। अगर खोखा कोई बात कह दिया है तो घर में उसे ना कोई नहीं कह सकता है, इनकार कोई नहीं कर सकता है। अगर इनकार कर दिया तो फट से एक तमेचा खोखा क्या करता था, गाल पे जड़ देता था। लेकिन किसी भी आदमी की यह हैसियत नहीं थी कि खोखा को उलटकर मार सके या डांट सके। न नौकर, न ड्राइवर, न 5 बेटियां, खुद सेन दंपत्ति भी नहीं। अक्सर घर में अगर कोई मिलने आता था सेन साहब से, या सेन साहब कहीं जाते थे और बैठे बैठे अगर चर्चा का कोई विषय नहीं मिला तो बातों बातों में सेन दंपत्ति या खुद सेन साहब जो है अपने बेटे का तारीफ करना शुरू कर देते थे। सेन साहब कहा करते थे कि देखो, लोग भविष्य के लिए बच्चों के विषय में सोचते हैं कि डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, और भेज देते हैं किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ने के लिए। बच्चा क्या सीख पाएगा? इसीलिए मैं क्या करता हूं कि मैंने तो अभी से तय कर रखा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और बेटे को इंजीनियर बनाने के ख्याल से मैंने कारखाने का बढ़ई नियुक्त कर रखा है। सुबह शाम बढ़ई आता है और उसके जो औजार हैं उसके साथ ठोक पीट करता है। बच्चे का अभी से एक एक औजार पर हाथ बैठ जाएगा तो निश्चित तौर पर आगे चलकर बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। ऐसी ही एक घटना घटी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे, पार्टी छोटी मोटी चल रही थी सेन साहब के घर। कुछ मेहमान आए हुए थे और सबके बच्चे भी आए हुए थे। सारे बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे, बदमाशी कर रहे थे। लेकिन इन सभी बच्चों के बीच एक बच्चा ऐसा था जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। खोखा से थोड़ा कम उम्र का बच्चा था। और ये बच्चा किसका था? तो जो पार्टी में आए हुए थे, अखबार के जो संपादक होते हैं, न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, वो आए हुए थे। और अखबार नवीस जिसको कहा जाता है, आए हुए थे। उन्हीं का बेटा था, लगभग 5 से 6 साल का था, खोखा से थोड़ा छोटा था। उसका स्वभाव देखकर सब लोग उसके ऊपर आकर्षित हो रहे थे। जब से आया था इतना शालीनता से था, किसी प्रकार का कोई बदमाशी नहीं कर रहा था। लोग अगर उससे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो बड़ी शालीनता से उसका जवाब दे रहा था। उसके स्वभाव से प्रसन्न होकर, उसके स्वभाव से आकर्षित होकर लोगों ने अखबार नवीस से, पत्रकार महोदय से जो है सवाल किया कि आपका बच्चे का स्वभाव इतना अच्छा है, आपने इसके भविष्य के लिए क्या सोच रखा है? इससे पहले कि अखबार नवीस यानी पत्रकार महोदय जो है कोई जवाब देते, बीच में टपक पड़े सेन साहब। और सेन साहब ने कहा कि छोड़िए साहब, कौन अपने बेटे को क्या बनाएगा? मैंने तो तय कर रखा है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, और इसकी तैयारी मैंने आज से क्या कर दी है, अभी से क्या कर दी है, शुरू कर दी है। सारे लोग इनकी बातों को सुनकर, यानी सेन साहब की बातों को सुनकर ऐंठ कर रह गए कि हर समय तो तारीफ करते ही रहते हैं, यहाँ भी नहीं रुके। जब सेन साहब का भाषण खत्म हुआ तब बड़े शालीनता के साथ पत्रकार महोदय ने जवाब दिया कि मैं तो अपने बेटे को पहले एक जेंटलमैन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जेंटलमैन यानी नेक आदमी। आगे चलकर अपनी इच्छा से वो जो बनना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन मैं पहले उसको क्या करूंगा, एक नेक आदमी बनाऊंगा, एक जेंटलमैन बनाऊंगा। जैसे ही ये बात सुने पत्रकार महोदय के मुख से, सेन साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बेटे का स्वभाव जो है अच्छा नहीं है, मेरा बेटा उदंड है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। सभी लोग अपना अपना गाड़ी में बैठे और चल दिए। जाने के क्रम में सबसे पीछे हो गए सिंह साहब जो मेहमान आए हुए थे उसी में से एक थे। सिंह साहब पीछे हो गए। जैसे ही अपने कार की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि टायर जो है गाड़ी का, उसमें हवा नहीं है, लगता है कि पंचर हो गया। जैसे ही सेन साहब ने यह चीज देखा, हंसते हुए कहे कि नहीं, ये पंचर नहीं हुआ है, शायद खोखा ने निकाल दिया होगा। क्योंकि आजकल खोखा जो है गाड़ी के टायरों से हवा निकालना सीख गया है। आसपास ही कहीं होगा। ड्राइवर ने कहा, हाँ साहब, आस ही पास खोखा बाबू खेल रहे थे, उन्हें निकाल दिया होगा। नौकरों को ड्राइवर को ऑर्डर दिए कि कुर्सी लाओ, लॉन में हम लोग बैठते हैं और तुम लोग क्या करो,
गाड़ी का हवा भर दो। गाड़ी की हवा भरी जा रही थी, लेकिन सेन साहब अपने बेटे का तारीफ किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जो है शीशे फूटने की आवाज आई। सेन साहब अपने कार की तरफ गए तो देखा कि पीछे का जो बैक लाइट होता है, जो लाल पीला वगैरह जलता है, उसको खोखा ने फोड़ दिया है। लेकिन वहां गए, हंसते हुए गोदी में उठाए और लाकर सिंह साहब के पास बोले कि देखिए, कहे थे ना कहीं इंजीनियरिंग कर रहा होगा। पीछे का जो बैक लाइट है बार बार जलता था लाल पीला, तो इसको जिज्ञासा होती थी कि आखिर ये लाइट जलता कहाँ से है। इसी चलते अपने जिज्ञासा को मिटाने के लिए उसने क्या किया है, ये लाइट को फोड़ दिया है, और कोई बात नहीं है। जब सिंह साहब ये सब बात सुन रहे थे तो एकदम उब रहे थे, उनके कान पक रहे थे कि इतना गलती कर रहा है फिर भी बच्चे का जो है तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो नाराज होने के चलते कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद टायरों में हवा भर दी गई और सब लोग यानी सिंह साहब भी अपने अपने घर चले गए। कुछ ही समय बाद सेन साहब जब अपने घर में थे तो सेन साहब के कार की तरफ से आवाजें आने लगी। जब सेन साहब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उनके फैक्ट्री में काम करने वाला जो किरानी है, जिसका नाम है गिरधर का बेटा मदन और सेन साहब का ड्राइवर आपस में झगड़ रहे थे। मदन की माँ बार बार मदन को खींच रही है, लेकिन मदन जो है बार बार ड्राइवर को मारने के लिए झपट रहा है। मदन बार बार क्या कर रहा है, बार बार मारने के लिए झपट रहा है। किसको? ड्राइवर को। मदन के घुटने फूटे हुए हैं, उसके घुटनों से खून बह रहा है, लेकिन सेन साहब का ध्यान उसके फूटे हुए घुटने और बहते हुए खून की तरफ नहीं जा रहा है। सेन साहब क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं अपना भाषण। देखो मदन की माँ, तुम्ही ने मदन को लाड प्यार में बिगाड़ रखा है। देखो तो मेरे सामने ड्राइवर को मार रहा है। ड्राइवर बताता है कि साहब देखिए, ये लड़का गाड़ी को गंदा कर रहा था, जब मैंने मना किया तो ये मारने के लिए झपट रहा है। जबकि मदन बार बार कह रहा है कि साहब मैं केवल गाड़ी को देख रहा था, लेकिन देखने मात्र से ये मुझे मार रहे हैं। लेकिन सेन साहब ने क्या किया, लड़के की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और उल्टा ड्राइवर की बात को सच मानकर डांटने लगे कि जितना जल्दी हो सके ले जाओ, सुधार लो इसको अभी से, नहीं तो आगे चलकर ऐसे लड़के ही गुंडे चोर मावाली बन जाते हैं, और जब गुंडा चोर मावाली बन जाएगा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में कुछ नहीं रहेगा। गिरधर इसको ठीक करता है, तुम ही बिगाड़ रखी है, जितना जल्दी हो सके ले जाओ। मदन की माँ मदन को लेकर चली गई। मदन बेचारा रोता हुआ अपने घर को चला गया। लेकिन सेन साहब को इतना कुछ से भी सुकून नहीं मिला। सेन साहब ने क्या किया, गिरधर को बुलावा भेजा। गिरधर जैसे फांसी पड़ने वाला कैदी पहुंचता है, उसी प्रकार सेन साहब के समक्ष पहुंचे जैसे फांसी पड़ने वाला कैदी पहुंचता है। आकर मुंह लटका के चुपचाप खड़े हो गए गिरधर लाल, और सेन साहब का भाषण शुरू हो गया। देखो गिरधर, आजकल तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। मेरे बंगले के पास आता है, कभी फूल तोड़ता है, आज तो उसने हद कर दिया। आज गाड़ी को गंदा कर रहा था और जब ड्राइवर ने मना किया तो उसी को मारने के लिए झपट रहा था। उसकी माँ भी वहाँ थी, फिर भी वो ड्राइवर को मारने के लिए झपट रहा था। अभी से सुधार लो, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर अभी से नहीं सुधारोगे तो आगे चलकर ऐसा ही लड़का गुंडा चोर और मावाली बन जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सेन साहब का प्रवचन चल रहा था, सेन साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन गिरधर लाल बेचारे चुपचाप सुन रहे थे। बीच में हुंकारी भरने के ख्याल से, हामी भरने के ख्याल से केवल हाँ हाँ हूँ कर देते थे, विशेष कुछ कहते नहीं थे। जब सेन साहब का भाषण खत्म हुआ तो गिरधर लाल चले गए। दिन भर ठीक ठाक रहा। जैसे ही शाम हुई, दिन भर का हिसाब किताब होना शुरू हो गया। गिरधर लाल बहुत दूर नहीं रहते थे। सेन साहब का जो बंगला था, उसी बंगले के बाउंड्री के पास 2-3 कमरों का एक मकान था जिसको कहा जाता आउट हाउस। उसी आउट हाउस में गिरधर लाल अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करते थे। गिरधर लाल जैसे ही शाम हुआ डंडा उठाए और पीटना शुरू कर दिए। किसको? अपने बेटे मदन को। जब मदन पिटाने लगा तो चिल्लाने लगा जोर जोर से, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सेन दंपत्ति जब अपने घर के बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तो वहां भी उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगी और इनके नींद में खलल पड़ने लगी। तब सेन पत्नी ने, यानी मिसेस सेन जो है, वो बोलने लगी कि बड़ा भिखमंगा कहीं का बड़ा आया मेरे बेटे काशू की बराबरी करने वाला। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, गिरधर ठीक करता है।
ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ऐसा लड़का क्या होगा, गुंडा, चोर और मावाली बन जाएगा। अब सेन पत्नी का जैसे ही बात खत्म हुआ, अब सेन साहब खुद शुरू हो गए, लंबे चौड़े डायलॉग मारना शुरू कर दिए। बिगड़ रहा है, ऐसा लड़का गुंडा, चोर, मावाली हो जाएगा, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी इन्होंने, सेन साहब ने। अब जो मिसेस सेन है उसका कान मदन के चिल्लाने से कम और सेन साहब के भाषण से ज्यादा पकने लगा। सेन साहब के भाषण से उनका कान ज्यादा पकने लगा, लेकिन सेन साहब के भाषण से पकने लगा, लेकिन कह भी क्या सकते हैं, वो सारा दोष, सारा इल्जाम मदन पर ही थोप दी। लेकिन थोड़ी देर बाद चिल्लाना और रोना जो है सिसकियों में बदल गया। मदन अब सिसकियां लेने लगा और इनके शयन कक्ष में आवाज नहीं आने लगी, सब लोग सो गए। कुछ ही दिनों बाद मौका बदला, अवसर बदला, सर्दी का मौसम था। मदन जो है गली में अपने आवारा दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। मदन गली में अपने आवारा दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू खेल रहा था। और बंगले के अहाते से, बंगले की जो चार दीवारी होती है वहां से खड़ा होकर इस लट्टू के खेल को काशू देख रहा था। यहाँ लेखक कहते हैं कि हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललायित हो गया। यहाँ हंस बताया गया है किसको, काशू को। हंस बताया गया खोखा को, और कौओं का जमात बताया गया है मदन और उसके दोस्तों को। लेखक बताते हैं कि लट्टू का खेल देखते देखते इतना ज्यादा उतावला हो गया काशू कि इसका भी मन ललायित हो गया जाने के लिए, लट्टू का खेल खेलने के लिए। इसीलिए लेखक बताते हैं कि हंस जो है कौओं की जमात में जाने के लिए ललायित हो गया। ये बंगले की चार दीवारी से, बाउंड्री से बाहर निकला और जा पहुंचा गली में। लेकिन इसकी तो आदत थी, घर में जो कहा वो मिला। वहां भी जाते के साथ जब वहां पहुंचा तो सारे लड़के किनारा हो गए, क्योंकि लड़कों के मन में चल रहा था ऐसा, मदन को छोड़कर बाकी लड़कों के मन में चल रहा था कि अगर काशू से दोस्ती हो जाती है तो अच्छी बात है, किसी दिन आइसक्रीम खिलाएगा, किसी दिन चॉकलेट खिलाएगा, अगर किसी दिन मौका मिला तो अपनी कार में भी बैठाएगा। इसलिए बाकी लड़के चाहते थे कि काशू हमारे टीम में शामिल हो जाए। लेकिन चूंकि वो जो गैंग था, वो जो टीम था, उसका लीडर, उसका नेता कौन था, मदन था। इसलिए मदन आगे आया। काशू ने कहा, ला हम भी खेलेगा लट्टू। मदन ने उसका विरोध करते हुए कहा, जा अपने बाबा की कार में बैठ, है भी तेरे पास लट्टू, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। जैसे ही ये बात सुना काशू आपे से बाहर हो गया। उसने एक तमेचा जड़ा किसको, मदन को। जैसे ही मदन को एक तमेचा जड़ा, लेखक बताते हैं कि यहाँ पर बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते के बीच जंग शुरू हो गई। अगर यही जंग बंगले के अंदर होती तो हो सकता है बंगले का पिल्ला जीत जाता, लेकिन यहाँ गली में हो रही है, इसलिए जो गली का कुत्ता है वो हावी हो गया बंगले के पिल्ले के ऊपर। मदन दे तड़ातड़ तमाचा जड़ता चला गया और अगल बगल में जो लड़के खड़ा थे चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि झोपड़ी और महल के बीच लड़ाई हो रही है। न झोपड़ी वाले महल वाले का मदद कर रहे हैं, न अपने झोपड़ी वाले का मदद कर रहे हैं। अगर यही लड़ाई बड़ों के बीच हुआ करती और मान लिया सेन साहब और गिरधर के बीच होती तो निश्चित तौर पर ये झोपड़ी वाले, ये गरीब लोग जो है सेन साहब का मदद करते। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे नादान हैं, बच्चे किसी का मदद नहीं कर रहे हैं। खोखा का मदद यानी काशू का मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर आज काशू का मदद कर दिए तो कल मदन हम लोग को पीटेगा, और अगर मदन का मदद कर देते हैं तो काशू अपने बाबूजी से कह देगा और काशू के बाबूजी सबके बाबूजी से कहेंगे, और सबके बाबूजी से कहने के बाद क्या होगा, ये आप मदन के साथ देख चुके हैं, मदन कितना पिटाई खाया था। इस चलते सारे बच्चे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। 2 फैट 4 फैट मारते मारते अंततः जो है 2 दांत तोड़ डाला। किसने, मदन ने काशू का। जब 2 दांत तोड़ा तो काशू जो है रोता हुआ हार कर अपने घर भाग गया और बाकी लड़के अपने अपने घर में जाकर दुबक गए डर के मारे। लेकिन मदन कहाँ जाए भाई, मदन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मदन क्या करता है कि दिन भर तो घर से बाहर रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है बहुत ज़ोरों से उसे भूख लगती है, तो मदन क्या करता है अपने घर की ओर चलता है, रसोई घर में झांकता है, देखता है क्या स्थिति है, तो देखता है घर में जो है एकदम शांति छाई हुई है।
पिताजी न चिल्ला रहे हैं, न हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको उम्मीद था कि आज पिताजी हमको ढूंढ रहे होंगे, पिताजी चिल्ला रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं था। ये चुपके से रसोई में घुसा, भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ा सा सुनना चाहा कि माताजी और पिताजी क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब कान लगाया, सुनने का प्रयास किया, तो उसने केवल इतना ही सुना कि पिताजी जो है माताजी से कह रहे थे कि साहब ने आज ऑफिस में बुलाया है और कहा है कि अपना हिसाब किताब कर लेना, जो भी रुपया पैसा बाकी बकाया है ले लेना और कल जो है मेरा बंगला खाली कर देना। जब ये बात सुना मदन, तो मदन को लगा कि मेरे काम की कोई बात यहाँ हो नहीं रही है, मेरे काम की कोई बात यहाँ हो नहीं रही है, इसलिए चलो चुपके से जो है दुबक के कहीं सो लिया जाए, नींद खुलेगी या पिताजी देखेंगे तो देखा जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ता है, पैरों के नीचे से उसका लोटा टकरा जाता है। जैसे ही लोटा टकराता है, ढन की आवाज़ होती है और लोग क्या हो जाते हैं, सुन लेते हैं, पहुंच जाते हैं। लगता है रसोई घर में बिल्ली आ गई। जैसे ही पास आते हैं तो देखते हैं मदन जो है छाती में दोनों हाथ लगाकर, पीठ ऊपर करके, सिर झुकाकर एकदम बैठा हुआ है, क्योंकि उसे डर था कि अब तो पिताजी पीटेंगे। लेकिन क्या देखता है, पिताजी हंसते हुए उसे गोदी उठाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, गले से लगाते हैं और कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। अरे मैं तो डरपोक हूँ जो उनकी बातों का विरोध नहीं करता था, लेकिन तुम तो हमसे ज़्यादा बहादुर निकला। चलो नौकरी जाती है तो जाए, घर छूटता है तो छूटे, लेकिन कम से कम सेन साहब की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी, सेन साहब की न मानने वाली बातें तो नहीं माननी पड़ेगी। और इस तरह से मदन का पीठ थपथपाया खुशीपूर्वक, किसने? गिरधर लाल ने। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ और अन्य जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, 12th का और साथ ही साथ निबंध, ये सब कुछ चलता रहेगा, इसलिए लगातार चैनल पर जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।